नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह आपके किसी भी स्टेट के जुडिशरी के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके टीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस के लिए आज का यह टॉपिक अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब ये टॉपिक क्या है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टॉपिक है आज का ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, यानी सेशंस मामले में जो सुनवाई होती है उसको आज हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसका चैप्टर नंबर क्या है? तो चैप्टर नंबर है ये आपका 19। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा कि जो सेशंस ट्रायल है, सेशंस ट्रायल के जो मामले की सुनवाई होती है उसका चैप्टर क्या है। तो चैप्टर प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा, इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा, मेंस में लिखेंगे तो उसमें तो चैप्टर नंबर आपको देना ही होगा, इसीलिए बता रहा हूँ। तो चैप्टर क्या है? चैप्टर आपका 19 हो गया। ठीक है, चैप्टर क्या है? तो चैप्टर आपका 19 हो गया। ठीक है, अब कुल सेक्शंस कितने हैं? तो सेक्शन दिया हुआ है सेक्शन 248 से लेके सेक्शन 260 ऑफ BNSS। ठीक है, ऑफ BNSS 2023। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो देखिए बिल्कुल चीज़ों को है ना, मैं एकदम बाइफरकेट करके समझाऊंगा और बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा। बेयर एक्ट आप साथ में रखिए। मैं हर बार कहता हूं, जो भी किसी के भी लेक्चर्स आप सुनिए, बेयर एक्ट एकदम पास में रखिए। ठीक है, और इन पॉइंट्स को आप ऐसे ही नोट्स बना लीजिएगा, सिनॉप्सिस बना लीजिएगा। और लॉकुल का अपना एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उस पर चले जाइए। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर ये जो मैंने चार्ट बनाया है उस पर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो टोटल सेक्शंस कितने थे? सेक्शन 248 से लेकर सेक्शन 260 आपका दिया हुआ है। किसमें? तो सेशंस ट्रायल में कुल इतने सेक्शंस हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि सेशंस ट्रायल, जो भी हमारे सेशंस कोर्ट होते हैं वह क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन नहीं होते हैं। यानी कि कोई भी किसी भी केस की फाइलिंग होती है तो डायरेक्टली सेशंस कोर्ट में नहीं करके वो कहाँ होता है? तो वह होता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, यानी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में होता है। ठीक है, यह बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो ओरिजिनल क्रिमिनल कोर्ट जो होते हैं, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन की बात करें तो वो आपका सेशंस कोर्ट नहीं होके वो आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट होते हैं। ठीक है, तो केस वहाँ फाइल होता है। उसके बाद जब लगता है कि, क्योंकि आपको पता है कि 1 साल तक की सजा देने का अधिकार है सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, 3 साल सजा देने का अधिकार है SDGM या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, 7 साल तक की सजा देने का अधिकार है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। और जैसे ही 7 साल से 1 दिन भी ज़्यादा होगा तो यह क्या हो जाएगा? यह सेशंस ट्राइबल मामला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि CJM जो है हमारे मजिस्ट्रेट में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग होती है, वह 7 साल तक का सजा दे सकते हैं मैक्सिमम। उससे जैसे ही ऊपर होगा फिर किसका पावर, कौन सा अगला कोर्ट आएगा? तो अगला कोर्ट आता है आपको सेशंस कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशंस कोर्ट या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कोर्ट। तो यह मामले इसीलिए कहलाते हैं सेशंस ट्राइबल। ठीक है, इस तरह के मामले को सेशंस ट्राइबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मामले की सुनवाई सेशंस कोर्ट के द्वारा किया जाता है। इस बात को अपने दिमाग में, इस कॉन्सेप्ट को बैठा लीजिए। ठीक है, तो यह कौन डिसाइड करेगा कि यह मामला सेशन ट्राइबल है या नहीं है? सीधी सी बात है, जहाँ केस फाइल होगा, जो क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन है वही तो होगा। तो क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन कौन है? तो क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट। उनको जैसे ही लगे कि अरे यह तो हमारे जुडिक्शन से बाहर है, 3 साल तक का तो मुझे सजा देने का प्रावधान है, अगर 4 साल 5 साल है तो ये CJM कोर्ट में चला जाएगा। और CJM कोर्ट में भी मान लीजिए देखते कि नहीं ये तो 7 साल से ऊपर का ऑफेंस है, तो यह चला जाएगा कमिट होकर। कमिट मतलब केस को ट्रांसफर किया जाएगा, उसी को कहा जाता है केस रिसीव्ड बाई कमिटल। तो किसके द्वारा केस रिसीव्ड किया जाएगा? तो सेशंस कोर्ट के द्वारा रिसीव किया जाएगा। ठीक है, वहाँ के ऑफिस में ट्रांसफर हो जाएगा, देन आफ्टर वहाँ से कोर्ट में जाएगा। ठीक है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं उनके ऑफिस में यह ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर आगे फर्दर यह मामले की यहाँ से सेशन ट्रायल की सुनवाई होती है। तो यह कहाँ प्रोविजन दिया गया? तो केस रिसीव्ड बाई कमिटल सेक्शन 232 ऑफ BNSS। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 232 के तहत दिया गया है केस कमिटमेंट का प्रोविजन। ठीक है, वहां से केस का कमिटल होगा, केस का ट्रांसफर किया जाएगा मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा। देन आफ्टर फिर अगला प्रोसीजर क्या है?
पहला प्रोसीजर जो होता है, यह तो हमने बता दिया कि यह केस कैसे ट्रांसफर होगा, तो यह प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको होना चाहिए। ठीक है, यह केस कैसे, फिर आखिर ट्रायल की शुरुआत कैसी होगी। केस तो ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर होकर कमिट होकर आ गया, उसी को कमिटल कहा जाता है, ट्रांसफर को ही। ठीक है, तो कमिटल तो यहाँ पर हो गया केस का। अब इसकी सुनवाई कैसे हुई, तो सुनवाई किसके द्वारा किया जाएगा, तो पहले सुनवाई किसके द्वारा किया जाएगा ये जानिए, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, ठीक है, यह स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट, क्योंकि कोई भी क्राइम होता है, क्रिमिनल मैटर होता है, तो वो माना जाता है कि अगेंस्ट क्या हुआ, स्टेट हुआ है, राज्य के ऊपर हुआ है। ठीक है, तो स्टेट को रिप्रेजेंट कौन करते हैं, क्यों, क्योंकि भाई हमारा जो भी सिटीजन है उनका कस्टोडियन कौन है, तो स्टेट है। ठीक है, तो स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और ये प्रोविजन कहाँ दिया गया, तो सेक्शन 248, यानी कि जो सेशंस ट्रायल के मामले की सुनवाई होगी जिला एवं सत्र न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जो है उनके कोर्ट में जो मामले की सुनवाई होगी, सेशंस ट्रायल के मामले की सुनवाई होगी, वह सुनवाई किनके द्वारा किया जाएगा, तो वह किया जाएगा सेशंस जज के द्वारा। और कंडक्ट किसके द्वारा किया जाएगा, हियरिंग किसके द्वारा किया जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के द्वारा किया जाएगा। और सुनवाई का संचालन, ठीक है, यानी कंडक्ट किसके द्वारा किया जाएगा, तो कंडक्ट किया जाएगा किसके द्वारा, कंडक्ट बाय हुम, किनके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा किया जाएगा। और यह बात कहा गया सेक्शन 248 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत। चलिए, ये तो पता चल गया कि केस का सुनवाई जो कंडक्ट होता है वो इनके द्वारा किया जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तो उसका ओपनिंग ऑफ द केस होगा। ठीक है, यानी केस की शुरुआत की जाएगी, तो उसी को कहा था ओपनिंग ऑफ द केस, यानी कि उसमें बताया जाएगा कि एक इन शॉर्ट एक ब्रीफ दिया जाता है कोर्ट को। ठीक है, इंट्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए, केस का इंट्रोडक्शन वहाँ पर होता है। यह जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वह कोर्ट को एड्रेस करते हैं, यानी कि एक इंट्रोडक्शन केस का वह अब बताते हैं कि यह मामला है, यह आरोप लगे हैं। ठीक है, प्राइमा फेसाई जो केस है उसके बारे में बताया जाता है, तो उसी को कहा जाता है ओपनिंग ऑफ द केस। तो ओपनिंग ऑफ द केस आपका है सेक्शन 249। ठीक है, कंडक्ट किनके द्वारा किया जाएगा, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा किया जाएगा, जो कि सेक्शन 248 के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और अगर बात करें ओपनिंग ऑफ द केस, तो ओपनिंग ऑफ द केस सेक्शन 249 के तहत है। चलिए, 249 के बाद क्या होगा, केस का इंट्रोडक्शन तो दे दिया गया, ओपनिंग ऑफ द केस तो हो गया, बता दिया गया कि यह आरोप लगे हैं, यह मामला है, यह सबूत हमारे पास हैं। ठीक है, बस एक शॉर्ट, अभी सुनवाई नहीं हुई है, एक इन शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन दिया गया है कोर्ट के सामने, उसी को कहते हैं, जैसे ओपनिंग सेरेमनी होती है ना, कोई भी इवेंट होता है तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी होती है ना, तो ये एक जस्ट लाइक एंड मान लिया एक पूरा इवेंट हो गया, ये पूरा चेन जो सुनवाई है पूरा एक इवेंट है। ठीक है, तो वहां पे पहला चीज क्या हो गया, तो ओपनिंग ऑफ द केस से हो गया, कौन करेंगे, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेंगे। उसके बाद अगला काम क्या होगा, तो 249 तक तो हमने देख लिया। सेक्शन 250 में क्या होगा, तो सेक्शन 250 में डिस्चार्ज होगा। कोर्ट को लगता है कि मान लीजिए प्रॉपर मटेरियल नहीं है, ठीक है, प्रॉपर जो है साक्ष्य अभी कुछ ऐसा नहीं है कोर्ट के सामने नजर आ रहा है, प्राइमा फेसाई नहीं लग रहा है कोर्ट को कि जो आरोप लगाए गए हैं वह प्रॉपर हैं। ठीक है, तो कोर्ट वहां क्या करेगी, डिस्चार्ज का कोर्ट को पावर दिया गया, जो कि सेक्शन 250 में दिया गया है। तो सेक्शन 250 में एक नई बात जोड़ी गई है कि जिस दिन केस कमिट होकर आएगा, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन केस कमिट करके आएगा उस दिन से 60 दिन के अंदर डिस्चार्ज का पिटीशन फाइल करना है। ठीक है, ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि स्पीडी ट्रायल हो। कभी कभी क्या होता है, पड़ा रहता है, केस पड़ा रहता है, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, डिस्चार्ज पे भी पड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं, मामला पड़ा हुआ है। इसलिए कहा गया है कि ये 60 डेज थ्योरी ऐड किया गया। 60 डेज क्यों, क्योंकि डिस्चार्ज जो है, डिस्चार्ज का जो पिटीशन फाइल होगा, ठीक है, वह कब होगा, तो वह होगा आपको विदिन 60 डेज। कब से, जब केस कमिट होकर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कोर्ट में गया है। जैसे ही आपको जिला एवं सत्र न्यायालय में कमिट होकर वह केस आया है, मुकदमा आया है, उसी दिन से लेके, ठीक है, 60 दिन के अंदर, जैसे ही 60 दिन का उसके अंदर में ही आपको क्या करना है, डिस्चार्ज का पिटीशन फाइल करना है, जो कि सेक्शन 250 में दिया गया है। ठीक है, अगर डिस्चार्ज अलाउ हो गया तब तो कोई बातें नहीं है, कोई बात नहीं है, कहानी वहाँ ख़त्म है, डिस्चार्ज हो गया, चलिए अब जाइए अपने घर। लेकिन कोर्ट को लगता है कि नहीं, यहाँ डिस्चार्ज से बात नहीं चलेगा, पूरे मामले की सुनवाई करनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा कि
यह मामला सही है या नहीं है। तो फिर अगला कदम क्या होगा, तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा। ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कहाँ दिया गया है, तो यह दिया गया सेक्शन 251। सेक्शन 251 में दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की बात कही गई है। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में भी 60 दिन की थ्योरी काम आती है। जैसे डिस्चार्ज में 60 दिन का थ्योरी बता दिया ना, कि जैसे ही केस कमिट करके आएगा, जैसे ही केस का कमिटल होगा, उसी के 60 दिन के अंदर डिस्चार्ज का पिटीशन फाइल करना। ठीक उसी तरीके से जिस दिन पहली सुनवाई होगी कोर्ट के अंदर, वेरी फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग, उस दिन से 60 दिन काउंट होगा, और उस 60 दिन के अंदर क्या करना है, कोर्ट को क्या करना है, चार्ज फ्रेम करना है। समझ जाइए। तो इसीलिए डिस्चार्ज का पिटीशन जितना जल्दी हो सके, 60 दिन का इंतजार नहीं कीजिए, तुरंत फाइल कर दीजिए, क्योंकि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का भी तो टाइम पीरियड दिया हुआ है। क्या टाइम पीरियड है, तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कितने दिनों में होगा, तो जिस दिन पहली हियरिंग होगी उस कोर्ट में, पहली सुनवाई होगी, फर्स्ट डे, जैसे ही फाइल खुलेगा, केस की ओपनिंग होगी, उस दिन से 60 दिन काउंट किया जाएगा। तो एक ही दिन का अंतर हो गया। कमिटल तो मान लीजिए एक दिन पहले कमिट होकर आया, तो वहाँ से काउंट होगा आपको डिस्चार्ज का 60 दिन। और पहला दिन जैसे ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब केस ओपन किए, कमिट होकर आया, और अगली डेट को उन्होंने फाइल ओपन करी और अपना क्या किया, केस का जो है ओपनिंग ऑफ द केस किया। ठीक है, यानी केस का इंट्रोडक्शन कोर्ट के सामने दिया सेक्शन 249 में, उसी दिन से काउंट घड़ी कांटा जो है बढ़ने लगेगा, आपका शुरू हो जाएगा काउंटडाउन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का। तो इसीलिए जल्दी डिस्चार्ज का पिटीशन फाइल कर दीजिए। एक्यूज को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपना डिस्चार्ज का पिटीशन फाइल कर सकते हैं विदिन 60 डेज ऑफ कमिटल। ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो ही गया कि भैया फर्स्ट हियरिंग है, फर्स्ट हियरिंग के 60 दिन के अंदर ही आप फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कोर्ट को करना है, क्योंकि यह स्पीडी ट्रायल का कॉन्सेप्ट है। उसी के हिसाब से यह जो है न्यूली एडेड प्रोविजन 2 दिए गए हैं चार्ज के मामले में। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद क्या होगा, तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद देखिए एक्यूज को बताया जाएगा, ठीक है, कि तुम्हारे ऊपर यह आरोप लगे हैं। एक्यूज को बताया जाएगा कि तुम्हारे ऊपर यह आरोप लगे हैं, तुम्हारा इस पर क्या कहना है। यह कहाँ है, सेक्शन 251 का क्लॉज 2, सेक्शन 251 का क्लॉज 2 में कहा जाएगा कि तुम्हारे ऊपर यह आरोप लगे हैं, यह चार्ज फ्रेम हुआ, इस पर तुम्हारा क्या कहना है। अगर एक्यूज ने कह दिया कि हाँ जो भी मेरे ऊपर आरोप लगे हैं मैं उन्हें स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने यह क्राइम किया है। अगर एक्यूज ने कह दिया कि हाँ माननीय न्यायालय से कि हाँ सर यह जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं मैंने यह क्राइम किया है, चाहे वो मर्डर हो, रेप हो, ठीक है, कोई भी ऐसा मामला है, गंभीर मामला है, क्योंकि जो सेशंस ट्रायल होते हैं वो गंभीर मामले की सुनवाई होती है। तो ये जो आरोप लगे हैं बिल्कुल सही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जैसे ही एडमिट करेगा, ठीक है, तो ये सेक्शन 252 में उसके द्वारा यह एडमिशन हो जाएगा, उस बात को वह कबूल कर लेगा कि हाँ मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, मैं यह मानता हूँ कि यह अपराध मेरे द्वारा ही किया गया है। ठीक है, तो उसने अपने जो आरोप लगे उसको उसने मान लिया, स्वीकार कर लिया। तो कोर्ट के पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होगा, ध्यान से देखिएगा, कोर्ट के पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला है या तो कोर्ट क्या करेगी, उसको कन्विक्ट करेगी, यानी उसको सजा दे देगी। 252 में उसने एडमिट कर लिया कि हाँ सर मेरे ऊपर जो आरोप आप लगाए गए हैं, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, जो चार्ज फ्रेम हुए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, मैं उन्हें मानता हूँ, मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं मैं उन्हें मानता हूँ, मैं स्वीकारता हूँ कि मुझसे यह अपराध हुआ है। ठीक है, तो ये सेक्शन 252 में एक्यूज एडमिट करेगा, स्वीकार करेगा। तो कोर्ट के पास 2 ऑप्शन है। कोर्ट के पास पहला ऑप्शन है कि कोर्ट उसको कन्विक्ट करेगी, यानी उसको सजा दे देगी, जाओ जेल में जाओ। ठीक है, दूसरा क्या है कि कोर्ट उसको कन्विक्ट न करते हुए क्या करेगी, प्रोसीड विद द ट्रायल, मामले की सुनवाई करेगी। कोर्ट कहेगी चलो एक बार मामले की सुनवाई करते। हो सकता है जो एक्यूज है किसी दबाव में आकर वो जो है एडमिट कर रहा हो कि हाँ मैंने ये अपराध किया, होता है। तो कोर्ट के पास यह एक डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है, डिस्क्रिशन है कोर्ट का, ठीक है, कि कोर्ट जो है एक्यूज द्वारा जो एडमिट किया जाएगा, आरोप को जो स्वीकार किया जाएगा सेक्शन 252 ऑफ BNSS के तहत, उसमें कोर्ट को डिस्क्रिशन है, या तो कोर्ट उसमें कन्विक्ट कर दे, नहीं तो कोर्ट क्या करे, प्रोसीड विद द ट्रायल, मामले की सुनवाई करे। ठीक है, समझ गए, कोई डाउट। उसके बाद क्या है कि अगर वैसी स्थिति में यहाँ तो एडमिट किया, अगर एक्यूज ने एडमिट नहीं किया तो वहाँ भी क्या है, सेक्शन 253 में कोर्ट क्या करेगा, अगर एक्यूज एडमिट नहीं करता है सेक्शन 253 के तहत तो कोर्ट क्या करेगा, वहाँ भी प्रोसीड विद द ट्रायल करेगा, वहाँ जो ट्रायल करना ही करना है। ठीक है, तो चलिए अब जब ट्रायल की शुरुआत होती है तो उसमें फिर पहला काम क्या होगा, तो देखिए पहला काम होता है कि जो अभियोजन पक्ष है,
अभियोजन पक्ष कौन, जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब हैं जिन्होंने केस की ओपनिंग की है, ठीक है, उनको एक डेट दिया जाएगा कि भाई अब इसमें जो अगला प्रोसीजर है वह है कि अभियोजन को एक डेट मिलेगा और उसके बाद जो अभियोजन पक्ष है वह अपने साक्ष्य को लाएगा। जो आपने बात कहा था ना कि यह जो है आरोप हैं, इंट्रोडक्शन जो केस का जो इंट्रोडक्शन था उसमें आपने कहा था ना कि यह आरोप हैं, यह हमारे पास कुछ साक्ष्य हैं, अब लाइए उन साक्ष्य को। तो एक डेट दे दिया गया सेक्शन 253 के तहत, किसको, प्रोसिक्यूशन को डेट मिल गया, अभियोजन पक्ष को डेट मिल गया, ठीक है, अभियोजन पक्ष को डेट मिल गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ भी इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रोसिक्यूशन को डेट मिल गया। उसके बाद अगला काम क्या है, तो एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, अभियोजन पक्ष जो है उसको कोर्ट के द्वारा कहा जाएगा कि अब अपने साक्ष्य लाइए। आपने तो इंट्रोडक्शन में कहा था ना कि यह आरोप लगे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह बातें आई हैं, अब लाइए अपने एविडेंस को, आप लाइए। तो वो एविडेंस कहाँ आएगा, तो सेक्शन 254 में आएगा। सेक्शन 254 में प्रोसिक्यूशन जो है, जो स्टेट है, वह अपने एविडेंसेस को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगी, माननीय न्यायालय के सामने रखा जाएगा, उन साक्ष्य को रखा जाएगा। अच्छा, क्रिमिनल केस में जैसा आप जानते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि यह जो अपराध हुआ है इसको प्रूफ करने का किसके ऊपर बर्डन है, किसके ऊपर भार है, या किसकी जिम्मेदारी है कि यह अपराध हुआ है, यह हुआ ही है, सही में हुआ है, तो यह अभियोजन पक्ष के ऊपर है, ठीक है, यह प्रोसिक्यूशन के ऊपर यह है भार, यह बर्डन ऑफ प्रूफ जो है प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। उसके बाद अगला काम क्या है, तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। सेक्शन 351 ऑफ BNSS के तहत स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग की जाएगी। अभियोजन पक्ष का जो हो गया, एविडेंस हो गया, एविडेंस के बाद फिर स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग होती है सेक्शन 351 के तहत। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होता क्या, उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है एविडेंस से, जो एविडेंस लिए गए उससे सेटिस्फाई हो जाता है, तो कोर्ट देखता है कि अगर नो एविडेंस का मामला है, पर्याप्त सबूत नहीं है, एविडेंस है ही नहीं, जो भी हो रहा था ये बेवजह का था, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, नो एविडेंस करते हुए एक्यूटल कर देगी, यानी बाइज्जत बरी कर देगी। कोर्ट कहेगी कि जाओ, यह सारा मामला जो है गलत प्रतीत होता है, यह मामला सही नहीं है। तो सेक्शन 255 के तहत क्या करेगी कोर्ट, सेक्शन 255 के तहत कहेगी कि जो अभियोजन पक्ष ने सेक्शन 254, सेक्शन 254 के तहत जो प्रोसिक्यूशन ने जो कि एविडेंसेस दिए हैं वो पर्याप्त नहीं हैं, वो सबूत पर्याप्त नहीं है, उनसे यह स्पष्ट नहीं होता है कि जो एक्यूज्ड है उसने ही यह अपराध किया है, तो नो एविडेंस का केस होगा। और नो एविडेंस के केस में कोर्ट क्या करेगी, सेक्शन 255, सेक्शन 255 के तहत जो एक्यूज है उसको एक्यूटल कर देगी, बाइज्जत बरी कर देगी, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है पर्याप्त सबूत है तो कोर्ट वहां एक्यूटल नहीं करेगी, वहां जो आरोपी है उसको बरी नहीं करेगी, ठीक है। उसका अगला स्टेप क्या हो, तो डिफेंस एविडेंस। भाई जब बरी नहीं हुआ है एक्यूज, अभी उस पर सुनवाई चल रही है, तो एक्यूज भी अपना पक्ष रखेगा ना, तो उसको कहते हैं डिफेंस एविडेंस। डिफेंस एविडेंस कहाँ दिया, तो सेक्शन 256 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत। सेक्शन 256 एकदम बेयर एक्ट में देखते जाइए और बार बार लेक्चर को देखिए, एक बार देखने से काम नहीं चलने वाला है। तो सेक्शन 256 में देखिए जो डिफेंस का एविडेंस है उसको मौका मिलेगा, जो डिफेंस है उसको मौका मिलेगा कि आप अपने पक्ष को रखिए, आप अपने साक्ष्य को रखिए। तो सेक्शन 256 के तहत डिफेंस अपना एविडेंस अपना रखेगी अपने फेवर में। उसके बाद दोनों के एविडेंस को रिकॉर्ड करने के बाद फाइनल आर्गूमेंट होगा, दोनों पार्टी अपना पक्ष रखेगी, ठीक है। अभी तक जो भी सुनवाई हुई है उसके आधार पे दोनों आदमी अपना अपना, दोनों कौन, एक प्रोसिक्यूशन और दूसरा डिफेंस, अपना अपना, ये दोनों अपना पक्ष रखेंगे, उसी को आर्गूमेंट कहा जाता है, ठीक है, सेक्शन 257 के तहत। देन आफ्टर सेक्शन 258 के तहत क्या किया जाएगा, तो सेक्शन 258 के तहत फाइनल जो है जजमेंट होगा, कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाएगा। तो क्या फैसला देते ही सजा मिल जाता है, जेल भेज दिया जाता है या फांसी पे लटका दिया जाता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी दो प्रक्रिया होती है जजमेंट में, या तो एक्यूटल होता है या तो बाइज्जत बरी किया जाता है कि जाओ जो भी आरोप लगे हैं पर्याप्त सबूत नहीं है, और टोटल आप दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कोर्ट को यही लगता है कि आपके खिलाफ यह मामला नहीं बनता है तो आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, ठीक है। दूसरा है कन्विक्शन, कोर्ट उसको सजा सुनाती है, ठीक है। और सजा सुनाने के बाद क्या होता है कि उस सजा के बिंदु पर भी सुनवाई होती है। जैसे मान लीजिए उसको उम्र कैद की सजा दे दी गई या मृत्युदंड की सजा दे दी गई, तो मृत्युदंड की सजा को कहा जाए कि सर इतना भी हीनियस क्राइम नहीं है, इसकी पूरी फैमिली है, सब लोग इस पर डिपेंडेंट हैं, सारी बात बताई जाएगी। या उसको कोई ऐसी गंभीर बीमारी है
ठीक है। तो उस आधार पे कहा जाएगा कि उसके अपराध को थोड़ा सा, उसको जो उसका अपराध इतना बड़ा नहीं है तो उसको देखते हुए थोड़ा सा उसको सज़ा को उसके कम करते हुए उम्र कैद में किया जाए, या उम्र कैद की सज़ा है तो उसको और थोड़ा सा कम किया जाए। इस बिंदु पर सुनवाई होता है, इसी को कहा जाता है हियरिंग ऑन क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस। ठीक है। और यह चीज़ें हैं। इतना बात हो गया आपको ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना। आज के इस टॉपिक से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में, पीटी में भी पूछे जाएंगे, मेंस में भी पूछे जाएंगे और इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे। तो कोई भी सवाल आज के इस वीडियो लेक्चर को लेकर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और बेयर एक्ट हमेशा साथ में रखें। नमस्कार।